हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसे हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, पहले तो हम इनका शाब्दिक मतलब जान लें। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। जो बच्चे क्लास में नहीं थे तो उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि हिस्ट्री को अध्ययन के और अध्यापन के दृष्टिकोण से कन्वीनियंस के लिए कि पढ़ने और पढ़ाने में सुविधा हो, इसके लिए हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। एक संक्षिप्त व्याख्यान है, और संक्षिप्त व्याख्यान ये है कि सबसे पहले इतिहास को हम लोग बांटते थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में। प्री हिस्टोरिक ये था। प्री हिस्टोरिक पीरियड का क्या मतलब था? प्री हिस्टोरिक पीरियड जो फर्स्ट पीरियड था, इस काल का मनुष्य लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था। और ये वाला सेक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। जिस काल का मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, अपने को अभिव्यक्त ना तो बोलने में कर सकता था और ना ही लिख कर सकता था, तो उस अवस्था को हम लोग आदिम अवस्था कहते हैं। बिल्कुल ये आदिम अवस्था की शुरुआत की, और इसे हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव स्टेट। तो ये प्रिमिटिव स्टेट का जो मानव था वो बिल्कुल ही खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। उसके बाद जब हम लोग सेकेंड फेज में आते हैं, यहां पर एक ऐसा काल आया जिस काल का आदमी पढ़ना लिखना तो जानता था, मतलब जिसके पास अपनी स्क्रिप्ट थी, अपनी लैंग्वेज थी, लेकिन हम इस स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को समझ नहीं सकते, हमारी समझ से बाहर है। तो जो हमारी समझ से बाहर है, हिस्ट्री का वो काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है, हमारी समझ से बाहर है। तो जो हमारी समझ से बाहर है ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। तीसरा वाला हम सब लोग जानते हैं, इसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज का मतलब होता है जिस काल का मनुष्य लिखना पढ़ना भी जानता था, जिसने लिपि और भाषा का विकास तो किया, और उसकी लिपि और भाषा को हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हम लोग इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इतिहास का क्लासिफिकेशन। तो आज इतिहास में हम लोग प्रागैतिहासिक वाला चैप्टर खत्म करके जब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पे आए हैं, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों पढ़ेंगे और कुछ जो लौह कालीन संस्कृतियों तक इस काल का विस्तार जाता है उसको पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्या चीजें और कौन कौन सी संस्कृतियां हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही मैं प्रोटो हिस्टोरिक नाम लेता हूँ तो हमसे दिमाग में 2 संस्कृतियां आने लगती हैं। सबसे पहले आती है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां, जिसको कहते हैं कैल्कोलिथिक। कैल्कोलिथिक पीरियड लगभग 3500 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक चलता है, ऐसा माना जाता है। इसमें कोई ये एक सेट लिमिट नहीं है। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूं कि प्राचीन काल की तिथियों को लेकर और प्राचीन काल के समय के निर्धारण को लेकर आप बहुत ही फिक्स मत हो, क्योंकि जब मैं 3500 बीसी कह रहा हूं तो किसी किताब में ये 3600 बीसी भी हो सकता है और कहीं 3200 बीसी भी हो सकता है। 100-200 सालों का अंतर बहुत कॉमन सी बात है। कहीं कहीं इससे भी ज्यादा अंतर हो सकता है, 100-200 से ज्यादा भी डिफरेंस होता है, लेकिन हमारे लिए एक रेफरेंस रहना जरूरी है। लगभग 3500 बीसी से लेकर और 1200 के आसपास। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयरन एज आ जाती है, लोहे का काल आ जाता है, यानी जैसे ही ताम्रपाषाण काल खत्म होता है उसी के बाद लौह काल स्टार्ट होता है। लगभग 1100 से लेकर 600 बीसी के आसपास ही चलता है, क्योंकि भारत में लोहे का जो पहला अभिलेख है इटा अतरंजी खेड़ा में मिला है। और लौह काल आप सब लोग जानते हैं, लौह काल की शुरुआत एक क्रांतिकारी शुरुआत थी। उसने पूरे उपमहाद्वीप की संरचना बदल दी, जमीन का स्वरूप बदल दिया, जंगलों की काया बदल दी। लोहे ने मानव सभ्यता को पूरी तरह से एक नए पैराडाइम में जंप करवा दिया। तो आद्य ऐतिहासिक काल आज हम लोग देखते हैं। ताम्रपाषाण कालीन कौन कौन सी संस्कृतियां हम लोग पढ़ेंगे, तो ताम्रपाषाण काल में 3 चरण पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 फेज हैं? चरण 1 जो फर्स्ट फेज है, जैसे हम लोग पहला फेज कहते हैं, वो 3500 बीसी से लेकर 2500 के बीसी तक जाता है। 3500 बीसी से लेकर 2500 बीसी के बीच कुछ संस्कृतियां जो पैदा हुई, उन संस्कृतियों का भारत में पदार्पण हुआ या अभ्युदय हुआ, आविर्भाव हुआ,
उन संस्कृतियों को हम लोग प्री हड़प्पन संस्कृति, प्री हड़प्पन कल्चर कहते हैं। तो कौन कौन सी संस्कृतियां पढ़ेंगे हम प्री हड़प्पन में, अभी वो भी बताऊंगा। और दूसरा जो चरण है इसे हम लोग कहते हैं मैच्योर कैलकुलेटिव एज। वो अवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से कहते हैं। और इस पूरे चरण को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इस पूरे चरण को या नोट कर लो, इस पूरे चरण को हम लोग बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे इसको। और फिर इसके बाद थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज चलता है जब सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो जाता है 1900 बीसी के आसपास लेकर 600 बीसी तक, जैसे हम परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, यानी पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एक जनरल आइडिया हो। जनरल आइडिया का मतलब ये है कि आप जिस काल की पढ़ाई कर रहे हैं उस काल के बारे में आपका एक लेआउट पिक्चर क्लियर, टाइम फ्रेम का, कि 3500 से लेकर लगभग अगर हम 1200 बीसी के आसपास की बात करते हैं कैलकुलेटिक एज की, और उसके बाद भी आद्य-ऐतिहासिक काल चलता रहता है। यहाँ दो चीजें एक साथ हैं, कैलकुलेटिक एज और आद्य-ऐतिहासिक काल। आद्य-ऐतिहासिक काल उस पूरे फेज को कहते हैं जिस काल में मनुष्य की भाषा और लिपि का विकास हुआ था लेकिन हम नहीं समझ पाए हैं। तो उन सारी संस्कृतियों का अध्ययन हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में करेंगे। तो इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पूरा कैलकुलेटिक एज समाया हुआ है, और साथ ही साथ कुछ पैरेलल संस्कृतियां लौह काल में भी चलती रही हैं। जैसे जोरवे संस्कृति 600 बीसी तक चलती रही है, तो वो लौह काल को ओवरलैप करती है, तो इसलिए कुछ संस्कृतियां लौह काल के दौरान भी पढ़ी जाएंगी। हालांकि लौह काल की कुछ संस्कृतियों की भाषा हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम 1600 बीसी में ऋग्वेद की स्टार्टिंग करते हैं, ऋग्वैदिक काल की स्टार्टिंग करते हैं, तो ऋग्वैदिक काल के टेक्सचर को हम लोग पढ़ लेते हैं, और उसने जो लिखा है वो आज तक या तथाकथित रूप से जो उस समय लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये मानते हैं कि उस काल का आदमी अपने आप को एक्सपोजर या एक्सप्रेस करना सीख गया था। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये जो आद्य-ऐतिहासिक काल का पहला खंड है जिसमें कैलकुलेटिक एज की संस्कृतियां पढ़ेंगे। तो कैलकुलेटिक एज के बारे में आप सब लोग एक बिल्कुल पिक्चर क्लियर रखिए। कैलकुलेटिक एज क्या है? ताम्र पाषाणिक अवस्था, नाम से बिल्कुल क्लियर है। नाम से क्या क्लियर है? तांबा और पत्थर, पाषाण, दोनों का मिश्रित प्रयोग जिस काल में होता है उस काल को हम लोग ताम्र पाषाण कालीन युग कहते हैं। यानी मनुष्य ने अपने विकास में जो सबसे पहले धातुओं का इस्तेमाल किया वो सबसे पहली धातु थी तांबा। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि जो नवपाषाण काल का एंड होता है, अंत होता है, उसके बाद मानव ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया वो तांबा थी। तांबे और पत्थर ने बहुत सारी संस्कृतियों को जन्म दिया, और इस पूरे जिस काल में तांबा और पत्थर एक साथ इस्तेमाल हुए उसे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां कहते हैं। इस काल की खास विशेषता यह है कि लोग गेहूं, धान और दाल तो उगाते थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे अनाजों के उत्पादन में उनकी कुशल हस्तता थी। और नवदा टोली एक स्थान है महाराष्ट्र में। नवदा टोली स्थान से कई सारे आपको साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें गेहूं का भी साक्ष्य मिलता है, धान का भी मिलता है, दाल का भी मिलता है। ये सारे अनाज मिले हैं नवदा टोली। और नवदा टोली की विशेषता ये है कि नवदा टोली जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं जो अब तक खोद के निकाली गई हैं, उन सभी संस्कृतियों में सबसे बड़ा स्थल है, अभी तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्थल, ये नवदा टोली की विशेषता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नवदा टोली महाराष्ट्र के रूप में याद रखना है। और यहां से मिला क्या है? गेहूं, धान और दाल के साक्ष्य मिलते हैं, और यहीं से सबसे ज्यादा फसलों के आपको साक्ष्य मिले हैं। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है एचडी संकालिया। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एचडी संकालिया, इसे मैं अलग से भी लिख देता हूं, एचडी संकालिया। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एक्सकेवेशन कराया। कौन सी साइट का? नवदा टोली का। इसलिए ये व्यक्ति एक इंपॉर्टेंट फिगर है, इसने कैलकुलेटिक एज की खोज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और अगर इसके अलावा हम लोग नवदा टोली के साथ अगर कुछ और चीजें ताम्रपाषाण काल की विशेषताओं में एड ऑन कर सकते हो तो ये कहा जा सकता है कि इस पीरियड में बहुत सारे आपको शिल्पकार दिखते हैं, क्राफ्ट्समैन दिखते हैं, जैसे जुलाहे हैं, कपड़े बनाने वाले हैं, कुंभकार हैं, मिट्टी का काम करने वाले। इसी तरह से चूंकि अब मेटल आ गया है तो मेटलर्जी वाले भी क्राफ्ट्समैन होंगे, उसमें धातुकार होंगे, हाथी दांत के शिल्पी रहे, चूना बनाने वाले और भी कारीगर थे, और मिट्टी का खिलौना
जिसे टेराकोटा की मूर्तियां कहते हैं, टेराकोटा की वस्तुएं कहते हैं। तो मिट्टी के खिलौने जिन्हें टेराकोटा कहते हैं, उनके बनाने वाले भी कारीगर मौजूद थे। और खास तौर से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये बड़े पैमाने पर देखेंगे कि टेराकोटा की मूर्तियां बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई हैं। और साथ ही साथ इस पीरियड में जो कैलकोलिथिक एज की हम बात करते हैं, तो उसमें किस तरह के देवताओं की या देवियों की उपासना होती थी, तो इसमें एक नाम आता है मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है इस ताम्रपाषाण कालिक अवस्था में। और साथ ही साथ वृषभ को यहाँ के धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक माना जाता था। तो ये जो सारी चीजें हैं, सारे एग्जाम्पल हैं, वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में कभी स्टेटमेंट के रूप में, कभी सिंगल फैक्ट के रूप में पूछ लेते हैं। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो है पेंटेड वेयर्स का, पेंटेड पॉटरी का। इस काल की बहुत बड़ी विशेषता है पेंटेड पॉटरी, यानी चित्रित मृद भांडों का सबसे पहले प्रयोग। चित्रित मृद भांडों का सबसे पहले प्रयोग किया गया इस काल में, प्रयोग हुआ। ये जो क्वेश्चन, ये आप हमेशा याद रखिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। पेंटेड पॉटरी का इस्तेमाल कब से स्टार्ट हुआ, तो कैलकोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ। अब कैलकोलिथिक एज को भी सुविधा के दृष्टिकोण से हम 3 चरणों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से चरण है, मैंने आपको बताया, चरण 1, चरण 2 और चरण 3, यानी कैलकोलिथिक फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो जो फेज 1 आता है, ताम्रपाषाण कालीन अवस्था का फेज 1 हड़प्पा पूर्व संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है हिस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि जब हम प्रोटो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक जो सततता है, जो कॉन्टिन्यूटी है, मानवीय विकास के स्पेक्ट्रम पर जो कॉन्टिन्यूम बना हुआ है कि मनुष्य अचानक बिल्कुल आदिम काल से आधुनिक अवस्था में नहीं कूद के आ गया, उसने क्रमशः विकास किया है। तो ये जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं, वो इन कैलकोलिथिक एजेस के विभिन्न चरणों में दिखते हैं। क्योंकि जब आप कैलकोलिथिक एज में जाते हैं फेज 1 में, तो आप देखते हैं यहाँ पर बहुत ही रीजनल कल्चर्स हैं, कृषक संस्कृतियां हैं। और जैसे ही आप धीरे से आगे बढ़ते हैं 2500 BC के आसपास, तो देखते हैं एक बहुत ही विकसित नगरीय सभ्यता की। तो जो प्री जो कैलकोलिथिक एज है, हम जिसे कहते हैं कैलकोलिथिक फेज 1, उस कैलकोलिथिक एज में हम लोग ये देखते हैं कि मेहरगढ़ जैसी भी सभ्यताएं हैं, क्वेटा जैसी है, कुल्लीनाल जैसी संस्कृतियां हैं, जहां पर नगरीकरण के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, शुरुआत दिखती है। तो वो जो क्वेश्चन आपके मन में जन्म लेता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बड़े प्लान, जो हाउसिंग प्लान, यानी नियोजित मकान, भवन और जो सड़कें बनी, वो अचानक या अनायास बन गई, ऐसा नहीं है। मेहरगढ़ और मेहरगढ़ के साथ साथ और बहुत सारी संस्कृतियां हैं जहां पर पक्के मकान की कहीं कहीं साक्ष्य मिल जाते हैं, या नियोजन की कहीं ना कहीं चारों तरफ परकोटे की या खाई की कहीं ना कहीं झलक देखने को मिलती है। तो ये पता चलता है कि ये बात अचानक नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकट होती है, इसके लिए एक लंबा काल लगा। तो जो ताम्रपाषाण कालीन की अवस्था है, फर्स्ट फेज है, तो फेज में क्या क्या विशेषताएं थी? सबसे पहले है कि जो ताम्रपाषाण काल की पहली अवस्था है, जिसे फेज 1 कहते हैं, वो पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति थी। पूरी तरह से वो ग्रामीण संस्कृति थी, और इस संस्कृति को क्षेत्रीय संस्कृति या कृषिक संस्कृति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो आप इस संस्कृति को, जहां ग्रामीण आपको दिख रहा है, तो यहाँ से हम शुरू हुए, और इसको हम लोग कृषिक संस्कृति या क्षेत्रीय संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति में अगर कुछ साइट्स मैं बताऊं आपको कि कौन कौन सी प्री हड़प्पन कल्चर है, यानी हड़प्पा पूर्व संस्कृतियां कहां कहां देखने को मिलती हैं हमें भारत में, या भारतीय उपमहाद्वीप में, या उत्तर पश्चिमी सीमा के आसपास। तो सबसे पहले एक संस्कृति है मुंडी गाक। मुंडी गाक की जो साइट है वो दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान में है। दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान में एक साइट आपको देखने को मिलती है, ये है मुंडी गाक। और ये मुंडी गाक कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान में है, और इसका स्थल है मुंडी गाक। इसी तरह से अगर दूसरी संस्कृति, ये मैं सारी आपको प्री हड़प्पन कल्चर की साइट्स बता रहा हूँ, हड़प्पा पूर्व संस्कृतियां, यानी हड़प्पा से पहले भी भारत में कुछ संस्कृतियां देखने को मिलती है। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, मुंडी गाक है, क्वेटा है, क्वेटा मध्य बलूचिस्तान की है, और क्वेटा संस्कृति में मेहरगढ़ आता है, किलीगल मोहम्मद आता है, और दम सादात आता है। और इनकी विशेषता अगर हम
आपको पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले जो कृषि के साक्ष्य हैं, पशुपालन के साक्ष्य हैं या मकानों के व्यवस्थित निर्माण के साक्ष्य हैं, वो हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। और मेहरगढ़ से कपास की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक संस्कृति आती है कुल्ली नाल। ये पूर्वी बलूचिस्तान में है और इसकी जो साइट्स में नाम आते हैं स्थानों के, वो कुल्ली नाल साइट है, मेही है, निंदोबारी है। और इसकी विशेषताओं की मैं बात करूं तो मेही से तांबे का एक दर्पण मिला है और यहाँ से दाह संस्कार के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा इस प्री हड़प्पन संस्कृति के क्रम में अगली संस्कृति है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं झोप संस्कृति का, जो गोमल घाटी के यत्र तत्र विकसित हुई। और इसके जो स्थलों में नाम गिनाए जा सकते हैं, रहमान की ढेरी है, रानी गुंडई का टीला है, डाबरकोट है और गोमल है। और इसके अगर इसमें कोई विशेषता है जिसे आप याद रख पाए, तो रानी गुंडई के टीले से घोड़े की हड्डियां प्राप्त होती हैं, जिससे यह पता चलता है इस संस्कृति के लोग घोड़े के प्रयोग से वाकिफ थे। ऐसे ही एक संस्कृति है आमदी, सिंध क्षेत्र में एक छोटा सा स्थल है आमदी। और संस्कृति के इस क्रम में अगर कल्चर में आए तो हम कोट डीजी को भी कोट कर सकते हैं, जो सिंध क्षेत्र में थी। और कोट डीजी को हम लोग इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि प्री हड़प्पन कल्चर में नगर के चारों तरफ जो प्राचीर या दीवार बनाई जाती थी या किलेबंदी की जाती थी, वो किलेबंदी सबसे पहले हमें पुरानी संस्कृति को कहाँ देखने को मिलती है, कोट डीजी में। तो ये जो प्राचीर का निर्माण गांव के बाद, हालांकि छोटा सा एग्जाम्पल है, इसे बड़े स्केल में सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। फिर उसके बाद एक प्राक हड़प्पा पंजाब है, मतलब पंजाब में हड़प्पा के पहले भी लोग रहते थे। पंजाब में हड़प्पा पूर्व संस्कृतियों पर ही हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ, तो हम लोग इसलिए प्राक हड़प्पा पंजाब कहते हैं उसे। और ये क्षेत्र पंजाब में। इसके महत्वपूर्ण स्थलों में अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा आता है, सरायपोल आता है और जलीलपुर आता है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं, मतलब बड़ी मात्रा में अग्नि के ध्वंसावशेष मिले हैं, अग्नि के द्वारा नष्ट हुए जो साक्ष्य हैं वो सब प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही हरियाणा में भी है प्राप्त हड़प्पा हरियाणा, यानी पंजाब और हरियाणा में आपको सभ्यता की कंटिन्यूटी दिखती है। यानी वहां प्री हड़प्पन फेज भी दिखता है, पोस्ट हड़प्पन फेज भी दिखता है और हड़प्पन फेज भी दिखता है। यानी तीनों संस्कृतियां पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती हैं। तो ये विशेष बात है। इसका हरियाणा के आसपास का ही क्षेत्र है, इसमें राखी गढ़ी और बाकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक है सोथी और सिसवाल। सिसवाल जो है हरियाणा का हिसार जिले में पड़ने वाला एक स्थान है और सोथी राजस्थान में है। सोथी सिसवाल जो संस्कृति है हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित संस्कृति का नाम है। इसके जो स्थल है, सोथी है राजस्थान का और कालीबंगा वो आपका राजस्थान का। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता ये है कि जुते हुए खेत मिले, नालियां बनी है, जैसे जो हल का फाल है वो जब चलता है तो एक गड्ढा बनाता है, एक लंबी लेन बनाता है, तो वो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और अलग अलग फसलों के एक साथ खेती करने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब दो फसलों को एक साथ, कभी आपने गांव में देखा होगा कि अरहर के साथ कभी मटर बो दी गई या कुछ और बो दिया गया, गेहूं के साथ कुछ फली वाले पौधे लगा दिए गए। तो इस तरह की भी जो उदाहरण है वो मिले हुए हैं। तो ये कुछ संस्कृतियां मैंने जो आपको बताई, ये संस्कृतियां सब हड़प्पन संस्कृतियां हैं। तो ये पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के निर्माण के पहले ऐसा नहीं कि पूरी इस जमीन पर या भारत में कुछ नहीं था। भारत में था। कैसे था? तो वो जब हम कैलकोलिथिक एज का फर्स्ट फेज पढ़ते हैं तो उसमें जिन संस्कृतियों को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि हड़प्पा कोई अनायास बनी संस्कृति नहीं है, उसके पहले भी संस्कृतियां विद्यमान थी। फिर हम लोगों ने जब इस फर्स्ट फेज को पढ़ा तो अब जो सेकेंड फेज है मैं उसको यहाँ छोड़ दूंगा। सेकेंड फेज बिल्कुल अलग से पढ़ाया जाएगा, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बड़ा चैप्टर है और उसे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कैलकुलेटिव फेज को समझने के लिए हम लोग इसके थर्ड फेज में आते हैं। और फिर कह रहा हूँ जो सेकेंड फेज है उसे आप छोड़ दीजिए, यानी सेकेंड फेज जो है यहाँ फर्स्ट फेज खत्म हो जाता है और जो सेकेंड फेज है इसका, जिसे आप कहते हैं सिंधु सभ्यता, इसको हम बाद में अलग से
अभी हम केवल फर्स्ट और थर्ड फेज की, यानी ताम्रपाषाणकालीन अवस्था की कुछ संस्कृतियां हैं उनकी चर्चा करेंगे जिनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग आते हैं जो ताम्रपाषाण काल का थर्ड स्टेप है, जो थर्ड फेज है, जिसे हम लोग हड़प्पा, या इसको सही कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। अब हम लोग आते हैं जो हड़प्पा कल्चर का थर्ड फेज है, जिसे हम तृतीय चरण कहते हैं, और इसे हम लोग परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। कैलकुलेटेड एज का जो थर्ड फेज, जिसे पोस्ट हड़प्पन कल्चर कहते हैं, और इसका जो टाइम स्पैन है 1900 बीसी से लेकर 1200 बीसी के बीच में है, क्योंकि इसके बीच में जो 2500 से लेकर 1900 बीसी के बीच में हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल की जो तीसरी फेजिंग है, तो फेज में क्या था, उसमें जो मृतक थे मृतकों को दफनाने का एक विशेष प्रावधान था। जैसे महाराष्ट्र में आप उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, और दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की दिशा में। अर्थात उत्तर से दक्षिण का मतलब ये है कि मुर्दे का सर उत्तर में होगा और पैर दक्षिण में होगा। और इसके जस्ट अगर हम लोग देख रहे हैं दक्षिण भारत में, तो मुर्दे को पूर्व पश्चिम की दिशा में दफनाया जाता था। लेकिन देखो उत्तर भारत में इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में वही चीज जायज थी और वही चीज प्रचलन में थी। और ये पूर्वी भारत में अगर जाते हैं तो पूर्वी भारत में बहुत कम लोग होते थे जो दफनाने में विश्वास करते थे, वो बड़ी विश्वास करते थे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज और थर्ड फेज को देखा एक इंट्रोडक्शन के लिए कि क्या क्या सामान्य विशेषताएं थी। हम लोग आते हैं कि जो आद्य ऐतिहासिक काल के जो साइट्स हैं थर्ड फेज में, हम लोग देखते हैं कौन कौन सी साइट्स में देखने को मिलती हैं, खुदाई में किन किन स्थलों से तीसरे चरण के ताम्रपाषाणिक अवस्था के तीसरे चरण के उल्लेख प्राप्त होते हैं या उनके हमें प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे पहले इस साइट में हम लोग आपको एक डिटेल दे रहे हैं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। बनास, आहार और झिलुन, ये जो राजस्थान की साइट्स हैं, ये थर्ड फेज की साइट्स हैं। यानी ये संस्कृतियां आहार, बनास और गिलुन एक संस्कृति है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बनास संस्कृति, आहार या गिलुन संस्कृति, ये राजस्थान। दूसरा है कायथा, मालवा, एरण और नवदा टोली की जो ये संस्कृति है, ये मध्य प्रदेश की है। इसके अलावा जोड़वे है, नवासा है, अहमदाबाद है, इनाम गांव है और सोने गांव है, नासिक है, ये सब महाराष्ट्र। तो ये जो मेजर साइट्स हैं ये आपकी कैलकोलिथिक एज के थर्ड फेज की साइट्स, ये सारी साइट्स। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से कई स्थानों से, इन राज्यों के कई स्थानों से हम लोगों को स्थल प्राप्त होते हैं जहां पर ये संस्कृति विद्यमान, यानी परवर्ती हड़प्पा संस्कृति या पोस्ट हड़प्पन संस्कृति। तो ये बात आपको अपने नोटिस में रखनी है। अब हमने एक जब सामान्य आइडिया ले लिया कि जो ताम्रपाषाण कालीन चरण है भारत में कहाँ पर दृष्टिगोचर होता है, कहाँ पर ये इन्वेक था, कहाँ प्रचलन में था, कहाँ ये संस्कृति पाई गई। तो अगली हमारे तौर आती है कि जैसे हम लोगों ने प्रागैतिहासिक संस्कृति की विशेषताओं को पढ़ा कि उस समय आदमी बार्बरस था, हंटर और गैदरर, कल्चर, खानाबदोश जीवन यापन करता था और उसकी अर्थव्यवस्था में केवल हंटिंग और गैदरिंग ही था। इस काल के मनुष्यों की क्या विशेषता है? उस काल में हम लोगों ने कुछ पत्थरों के आविष्कार और पत्थरों के औजार बनाने की कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। जैसे एक हम लोगों ने तो ताम्रपाषाण कालीन युग की क्या क्या विशेषता है? तो सबसे पहले ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता है ये है पेंटेड पोट्री का इस्तेमाल। रेड एंड जो ब्लैक पॉटरी है वो पॉटरी सबसे बड़ी विशेषता है, वो ताम्रपाषाण युग की पहली विशेषता के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले हम लोग ताम्रपाषाण युग की विशेषताएं पढ़ते समय
पहली चीज समझ लेते हैं, जो चित्रित मिट्टी के बर्तन, पेंटेड पॉटरीज है, उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ और इनका जो कलर कॉम्बिनेशन था वो क्या था, काले लाल रंग के बर्तन कहे जाते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, रेड ब्लैक वेयर। तो ये जो BRW है, ये सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पर सिलिका पत्थर के इंडस्ट्री के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि सिलिका पत्थर का एक जो ब्लेड उद्योग है इस पर बेस्ड, वो बहुत तेज था। दूसरी विशेषता हो गई सिलिका पत्थर के द्वारा बनाई गई ब्लेड इंडस्ट्री। तीसरी विशेषता है कि यहाँ पर दो तरह की फसलों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी रबी की फसल के भी और खरीफ की फसल के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये जो तीन विशेषताएं हैं इस काल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। इसके अलावा एक जो चौथी विशेषता है वो आपके लिए और महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि कपास का प्रोडक्शन करने वाले ये लोग पहले लोग थे। तो कपास के प्रोडक्शन का इन लोगों ने सबसे पहले आरंभ किया। इसके अलावा अगर एक और चीज खेती के पैटर्न की बात करें तो ये लोग झूम की खेती करते थे, तो ये झूम की खेती के बारे में परिचित। तो ये जो 4-5 विशेषताएं हैं कैलकोलिथिक की, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन विशेषताओं के बाद फिर हमारे मन में एक और चीज आती है कि कुछ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों से पिछले क्वेश्चन पेपर्स में सवाल आते हैं, जिनमें मालवा है, सावल संस्कृति है, जोरवे है, आहाड़ है, और इसी के साथ साथ 2-3 संस्कृतियां और हैं, रंगपुर संस्कृति, प्रभास संस्कृति और सावल संस्कृति। राइट। तो ये पहले हम लोग जो प्रमुख संस्कृतियों में 4 संस्कृतियां पढ़ेंगे, जैसे मालवा, जोरवे, आहाड़ और कायथा। तो हम लोग इन 4 संस्कृतियों के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इनकी एक एक दो विशेषताएं पढ़ लें, अदरवाइज इनका टाइम स्पैन जो है, इनका कालखंड है, वो जरूर याद रखिए। यानी प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में जो पहली है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति 1700 से लेकर 1200 BC के बीच में मानी जाती है। इसका जो प्रचलन था भारत में इस टाइम के बीच में रहा। फिर दूसरी संस्कृति है जोरवे संस्कृति। इसका टाइम स्पैन हम 1400 BC से लेकर 700 BC के बीच में मानते हैं। और इस जोरवे संस्कृति की वजह से हम लोग अपना अध्ययन लौह संस्कृतियों के साथ ले जाते हैं पैरेलली। जैसे मैंने बताया, आधे ऐतिहासिक काल में लौह संस्कृतियां तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लौह संस्कृतियों में कुछ वैदिक संस्कृतियां हैं, वैदिक संस्कृति भी पैरेलल चल रही है। तो उस काल की तो हम लोग पढ़ाई लिखाई जानते हैं, उस काल के लोग बोलना जानते थे, और उस काल में अगर संस्कृत बोली जाती रही होगी, प्राचीन संस्कृत, तो उसको आज हम समझते हैं वो जबान। तो उस काल में कुछ संस्कृतियों की जबान हम समझते थे और कुछ संस्कृतियां, जोरवे संस्कृति जबान हम नहीं समझते, इसका लिखा पढ़ा हम नहीं जानते। तो उस संस्कृति को हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल या कैलकोलिथिक कल्चर में। इसके अलावा आहाड़ संस्कृति है। आहाड़ संस्कृति 2100 BC से लेकर 1800 BC के बीच में रही है। और कायथा संस्कृति 2100 BC से लेकर 1800 BC तक चली। तो इन संस्कृतियों में सबसे पहले हम लोग मालवा संस्कृति की बात करते हैं। मालवा संस्कृति जो है वो कहाँ विद्यमान है? मालवा संस्कृति जो 1700 से लेकर 1200 BC के बीच में रही, वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के दक्कन महाद्वीप में प्रचलित थी। आप ये देखिए मैप में, अगर मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करके दिखा पाऊं कि जो मालवा संस्कृति है, मालवा संस्कृति का क्षेत्र क्या है। मालवा संस्कृति का क्षेत्र आप अपने मैप पर देखेंगे तो ये जो मालवा संस्कृति वो लगभग ये क्षेत्र है। ये देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्षेत्र मालवा संस्कृति का क्षेत्र है। यानी अगर मैं यहाँ पर इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये दूर करके, अब ये देखिए जो मालवा कल्चर है, ये है मालवा कल्चर। इसमें थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया और मध्य प्रदेश का एरिया आता है। जो 1700 से लेकर 1800 BC तो ये संस्कृति मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को ये दिख रहा होगा, क्लियर भी हो गया। अब इस संस्कृति की विशेषता है, सबसे बड़ी चीज है कि मालवा कल्चर के, यानी मालवा जो मृदभांड है, वो कैलकोलिथिक एज में सबसे बेस्ट माने गए।
यानी जो मालवा पॉटरी है वो ताम्र पाषाणिक निर्माणों में सबसे उत्तम कोटि के माने गए, द बेस्ट माने गए। तो मालवा पोटरी इज बीइंग कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट अमंग द कॉपर एज पोटरी। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, मालवा पोटरी, मालवा प्रश्नों का पहला सवाल। दूसरी फिर बात उठती है कि मालवा संस्कृति में कौन कौन से क्षेत्रीय स्थान थे। उसमें नवदा टोली है, एरन है और नागदा है। ये साइट्स इंपॉर्टेंट साइट, ये तो इसका कभी कभार पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, और सीधा पूछ सकता है कि मालवा संस्कृति में कौन कौन सी साइट्स, नवदा टोली, एरन और नागदा के साथ एक और साइट्स है, और आपको छांटने के लिए दे सकते हैं। हाँ, मल्टी पैक्स में दे सकते हैं, जब पैक में दे सकते हैं, तो आप इन संस्कृतियों की कल्पना हो जाए। और नवदा टोली का भी किसने कराया था? एसडी संकालिया साहब ने कराया था। ये मैं पहले बता दूं। और नवदा टोली से 2 किस्म के गेहूं मिले हैं, अल्फी मिली है, मसूर मिला है, काला चना, हरा चना, हरी मटर और खेसारी, ये सब खुदाई में प्राप्त हुए। और मैंने आपको पहले बताया है कि जो रबी और खरीफ दोनों की जो खेती थी, तो इसीलिए कही जाती है कि ताम्र पाषाण कालीन अवस्था में, मतलब ओवरऑल इस पूरे कालखंड में रबी और खरीफ दोनों तरह की फसलें देखी जा सकती हैं। तो ये मालवा की विशेषता, बर्तन तेलुतर और वहां पाई जाने वाली फसलों को आप ध्यान में रखें, कौन कौन सी साइट से प्राप्त हुआ ये भी ध्यान रखें। और नागदा एक साइट है, वहां से कच्ची ईंटों से बना हुआ एक बुर्ज प्राप्त हुआ है, यानी ये जो टरेट है वो बना हुआ है, बुर्ज पूरा कच्ची ईंटों से निर्मित है, और उसके चारों तरफ एक खाई है, और खाई के अलावा एक परकोटा बना हुआ है, यानी एक मॉट है और एक रैम्पार्ट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कच्ची ईंटों से बना बुर्ज नागदा से प्राप्त हुआ है, एक साइट है नागदा, यहाँ से मिला है कच्ची ईंटों से बना बुर्ज। और इस बुर्ज के चारों तरफ क्या है? एक खाई है और एक परकोटा है, मोट है और रैम्पार्ट है। और यहाँ पे जो मालवा संस्कृति के बर्तन है वो सबसे बेस्ट माने गए हैं। मालवा संस्कृति के बर्तनों की बनावट कैसी होती थी? एक तो उनकी जो सतह होती थी वो मोटी पीली सतह होती थी, जिसपे लाल और काले रंग से डिजाइन बनाई जाती थी, लाल और काले रंग की डिजाइन होती थी, ये पूरी विशेषताएं हैं। थिक येलो सरफेस पे रेड और ब्लैक कलर से डिजाइन किया गया होता था। तो मालवा कल्चर ये आपने समझ ली। इससे कभी कभार भी कोई क्वेश्चन आता हो तो आपके लिए आंसर देना बहुत मुश्किल नहीं। इसके बाद दूसरी संस्कृति आती है मालवा की जोरवे की संस्कृति। जोरवे की संस्कृति 1400 से लेकर 700 बीसी के बीच में देखने को मिलती है, ऐसा इतिहासकारों ने इसके टाइम फ्रेम को तय किया। ये संस्कृति भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों को मिलकर बनी। ये भी लगभग अगर मैं इसको आपको दिखाऊं जोरवे की कल्चर, तो आप ये देखेंगे, लक्ष्मी मार्केट, ये जोरवे है, ये पूरी संस्कृति, ये देखिए, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। इस संस्कृति में भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से समावेशित थे। और इस संस्कृति की विशेषता क्या थी? ये संस्कृति ग्रामीण संस्कृति, देखिए इसका टाइम पीरियड देखिए 1400 बीसी से लेकर 700 बीसी तक है, यानी ये हड़प्पा के बाद की संस्कृति है। हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी और जोरवे ग्रामीण संस्कृति है। यानी ये कहा जाता है कि जब हड़प्पा के बड़े बड़े नगर समाप्त हुए तो क्या वहां के सभी लोग मर गए या अचानक वो लोग गायब हो गए? तो इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा की संस्कृति का विनाश अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे करके वहां पर जो व्यापार का संतुलन बिगड़ा, तो नगरों में जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा पूंजी या बहुत ज्यादा संसाधन नहीं बचे, तो धीरे धीरे करके वो लोग व्यापार के अभाव में, रोजगार के अभाव में ग्रामीण संस्कृतियों में मिश्रित होते चले और ग्रामीण संस्कृतियों में जाकर वो विलय हो गए। तो वही बात में आपको दिखता है कि एक 2500 बीसी के बाद से विकसित नगरीय सभ्यता दिखती है, लेकिन 1800 के बाद से या 1900 बीसी के बाद से अचानक आपको फिर से
ग्रामीण संस्कृतियां दिखती हैं। तो आप एक तर्क फर्निश करते हैं और ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन अनायास नहीं हुआ, बल्कि सिंधु सभ्यता धीरे धीरे करके ग्रामीण संस्कृति में कन्वर्ट हो गई। वो कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के बाद अचानक उसके निकटवर्ती जो ग्रामीण संस्कृतियां थी वहां पर जनसंख्या और ग्रामीण बस्तियों का इजाफा, उनमें वृद्धि हुई। इससे ये पता चलता है कि जो सभ्यता के लोग यहाँ रह रहे थे, जनसंख्या, वो जनसंख्या भाग के गांव में बस गई, तो गांव की संख्या भी बढ़ी और गांव की आबादी ज्यादा बढ़ गई। ये गांव। और ये आपको देखा होगा कोरोना, ये तरीके कैसे हुई। आपने कोरोना में देखा था कैसे कैसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी खाली हो गए थे, सुनसान हो गए थे, वीरान हो गए थे। सब जाके गांव में खुरपी और फावड़ा लेकर अपने लिए टमाटर, गाजर, तोरई उगा थे। कब मजे थे। यानी शहरी लोग भी ग्रामीण के साथ पर खुशी खुशी किया क्योंकि उनका जीवन बच रहा था। ऐसा ही कुछ ना कुछ उस समय भी हुआ। संस्कृति है वो पूरी तरह से एक ग्रामीण संस्कृति थी और उसकी बहुत सारी तस्वीरें अगर बात लें तो उनमें से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें तैमाबाद और इम्पोर्टेंट और इन दोनों साइट्स में नगरीकरण की प्रक्रिया के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। इन संस्कृति में जो दो स्थान है, यानी तैमाबाद और इनाम गांव। ग्रामीण संस्कृति में से बहुत सारी जो की संस्कृति के गांव वो सब ग्रामीण थे, लेकिन दो संस्कृति जो स्थान तैमाबाद और इनाम, यहाँ पर अर्बनाइजेशन का जो पुट है वो देखा जा सकता है। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा जो है वो तैमाबाद। इनाम गांव की एक विशेषता थी कि जैसा सिंधु सभ्यता में किलाबंदी और खाई पड़ती थी, तो वो दोनों लक्षण यहाँ भी दिखते हैं। तब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया होगा वही उनके गांव यत्र तत्र अपनी पुराने व्यवहार को जारी रखते हुए जिन गांव में बसे होंगे वहां बताया होगा, भैया हमारे शहर में किलेबंदी होती थी, तो अगर तुम्हें इस गांव की सुरक्षा करनी है तो इसको चारों तरफ से घेर लो ताकि आप शत्रुओं से, जंगली जानवरों से आपकी सुरक्षा हो। तो ये जोरवे संस्कृति की बात में कर रहा हूं। जोरवे संस्कृति से ही एक 5 कमरों का मकान है वो मिला है, और इस मकान के साथ साथ अगर जोरवे संस्कृति का हम लोग प्रसार देखते हैं तो जोरवे संस्कृति में भी मैंने बताया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पीछे से आते हैं। तो महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति में नेवासा है, चंदौली है, तैमाबाद और इनाम गांव है, ये चीजें आती हैं। और महाराष्ट्र के जितने भी एक्सकेवेटेड स्थल हैं, साइट्स हैं, उनमें तैमाबाद को हम लोग इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि जो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी का पैटर्न है वो यहीं से प्राप्त होता है कि जीवन की जो अनवरतता है, जीवन का जो कॉन्टिन्यूम है वो यहाँ पर स्पष्ट दिखता है। इसलिए जोरवे संस्कृति का ये तैमाबाद हमारे लिए फेमस है। इनाम गांव के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्योंकि आजकल खुदाई में ये भी चर्चा में है, यहाँ 700 बीसी तक चीजें चलती रही। ये सभ्यता या ये संस्कृति 700 बीसी तक कॉन्टिन्यू में रही। जोरवे संस्कृति में जो मेन, अगर हम लोग बर्तनों की बात करते हैं, क्योंकि संस्कृतियों की पहचान उनके मृत भांडों से की जाती है, तो लाल पर काले से चित्र बनाए गए, यानी लाल बर्तनों पर काले रंग के चित्र अंकित हैं। ये बिल्कुल फ्लैट है, समतल है और इनमें लश्चर नहीं है, कोई चमक नहीं है, और लाल रंग की पुताई इन पर की जाती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर जोरवे संस्कृति के बारे में कोई क्वेश्चन बन सकता है तो ये है टोटीदार बर्तन, स्पाउटेड जो पोटरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन, टोटीदार बर्तन किस संस्कृति की विशेषता है? तो टोटीदार बर्तन जोरवे संस्कृति की विशेषता है। जोरवे संस्कृति में 2-3 चीजें और हैं, जैसे बेर की जो झुलसी हुई गुठली है, पटसन है, कलश समाधान है। ये 2-3 चीजें जोरवे संस्कृति की और विशेषताएं। यहां से जो मिला है, बेर की गुठली है, पटसन है निवासा से, और कलश समाधान। कलश समाधान का मतलब होता था कि पहले जो मृतक व्यक्ति होता था उसको खुला छोड़ दिया जाता था, तो उसकी सारी जो अस्थियां होती थी वो सारे जो उसके मांस का हिस्सा होता था वो चील, कौवे या जंगली जानवर खा जाते थे। बाकी अस्थियां इकट्ठी करके एक कलश में भर के उसे घरों के नीचे आंगन में
दफना दिया जाता था। तो इसको हम लोग कहते हैं कलश समाधान। और वे जोरवे संस्कृति की विशेषता है कि हड्डियों को इकट्ठा करके वो अपने ही घर के आंगन में कलश में दफना दिया जाए। इसके बाद अभी हमने दैमाबाद से कुछ चीजें पूछी गई हैं। रथ चलाता हुआ आदमी पूछा गया है पीसीएस में। तो दैमाबाद से तांबे की जो 4 इंपॉर्टेंट वस्तुएं मिली हैं उनमें क्या क्या मिला है उसमें आपको अपने नोटिस में रखना बहुत जरूरी है। रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला है, सांड मिला है, गेंडा मिला है और हाथी मिला है। तो ये जो चारों वस्तुएं हैं ये सब तांबे की हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट संस्कृति आती है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रसारित है। ये संस्कृति आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम करके जरूर दिखाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। आहार संस्कृति, आप इस संस्कृति को ऐसे देखिए, ये है आहार संस्कृति। इस आहार संस्कृति का जो परास है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में है। आहार संस्कृति का एक सवाल बिल्कुल सीधा सीधा आया है कि प्राचीन ताम्रवती किसे कहते हैं। तो आहार संस्कृति को ही प्राचीन ताम्रवती कहते हैं। ये जो ताम्रवती नाम है ये किसका नाम है? ये आहार का नाम है। पहला इंपॉर्टेंट सवाल यही। ये जो कैल्कोलिथिक कल्चर है इसकी जो मेन साइट है, इसका जो केंद्रीय हिस्सा है, संस्कृति का केंद्र बिंदु है, वो है गिलुंद। और आहार के लोगों के फीचर्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो पत्थर के बने मकानों में रहते थे। और चूंकि आहार संस्कृति का परास बनास घाटी के चारों तरफ देखने को मिलता है, बनास घाटी से बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। इसे इसे कभी कभी आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो बनास घाटी से बहुत सारी चीजें जैसे सपाट कुल्हाड़ियां हैं, चूड़ियां हैं, हाँ, और कई पीतल के तांबे की चादरें, चद्दर जिससे कुछ सामान बनाना हो, तो वो सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो बनास घाटी के नाम से मैंने आपको बता दिया इसे बनास संस्कृति क्यों कहते हैं। तो आहार संस्कृति में आहार और गिलुन ये दोनों बस्तियां थी जहां से इस संस्कृति के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। आहार से एक और चीज मिली है जिसे तंदूर कहते हैं। आप लोग आज तंदूर में रोटी पकी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो जो तंदूर के साक्ष्य हैं वो आहार से मिले हैं आपको। गिलुंद से पक्की ईंटों के आपको साक्ष्य मिलते हैं। आहार में चावल की खेती होती थी, बाजरा भी उगाया जाता था। और आहार संस्कृति मैंने बताया राजस्थान और मध्य प्रदेश के सम्मिलित स्थलों में पाई जाती है। तो जो आहार संस्कृति का स्थल था वो आहार राजस्थान में, बालाथल और गिलुंड ये सब राजस्थान की साइट्स है। अगर हम लोग बर्तनों की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया प्राचीन काल की संस्कृतियों की जो फीचर्स हैं वो बर्तनों के आधार पर भी तय की जाती है, पहचान बर्तनों के आधार पर की जाती है। मृदभांड एक विशेष पैरामीटर है उनको जज करने का, उनकी विशेषताओं को जज करने का, उनको पता लगाने का कि किस संस्कृति के ये स्थल है। तो काले और लाल मृदभांड होते थे, उन पर सफेद डिजाइनें की जाती थी। काले लाल बर्तन जिन पर सफेद डिजाइनें की जाती थी। तो ये जो ब्लैक एंड रेड पॉटरी होती थी उस पर व्हाइट डिजाइन्स होती थी, ये उस काल की विशेषता है। तो ये तो हम लोगों ने आहार संस्कृति है, जोरवे है और मालवा पढ़ी। अब हमारे पास एक संस्कृति बचती है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल ही चली। वो 2100 के आसपास से 1800 बीसी तक देखने को मिलती है, जिसमें स्टेटाइट और कार्नेलियन के जो पत्थर हैं ये कीमती पत्थर हैं। इन कीमती पत्थरों के बने हुए हार मिले हैं और ये एक घड़े में जमा किए गए थे। ये खुदाई में मिला है कि ये जो हार बना है स्टेटाइट और कार्नेलियन के मनकों का, इन पत्थरों का, इनकी गोलियों का, वो मटकों में पाए गए हैं। तो ये पता चलता है कि इस काल में लोग महंगे पत्थरों से अपनी साज सज्जा भी करते थे। इसके अलावा मालवा के पास से चरखे और तकलियां मिले हैं। महाराष्ट्र में सूत मिला है और रेशम मिला है। और जो मनके का हार मिला है कायथा से, इससे हम लोग ये तय कर पाते हैं कि ताम्रपाषाण काल के इस काल के लोग कताई बुनाई और सोनारी मतलब गोल्ड स्मिथ जो लोग थे वो प्रचुर मात्रा में थे। यानी दो तरह के व्यवसाय आपको क्लियर दिखते हैं, कपड़ा इंडस्ट्री और गोल्ड इंडस्ट्री। तो ये कायथा संस्कृति की विशेषता है।
कायथा संस्कृति जो है वो चंबल की जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनके स्थानों में पाई जाती है। और इसकी विशेषता अगर बर्तनों के आधार पे कहें तो इसमें चॉकलेटी रंग के डिजाइन वाले बर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें चॉकलेटी रंग का इस्तेमाल किया गया था और उनपे लाल लेप लगाया गया था। तो ये जो है ना चॉकलेटी रंग के डिजाइन वाले मजबूत लाल लेप वाले बर्तन इस संस्कृति की मेन फीचर है मृत भांडों के दृष्टिकोण से। तो ये कायथा संस्कृति का हम लोगों ने एक लेआउट बनाया। कायथा संस्कृति की अगर मृत भांडों की बात करोगे आप तो इसमें कुछ और विशेषताएं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं को अगर आप देखोगे कि इसमें जो गहरे भूरे रंग की जो लाइनिंग है उन पर मोटी और गहरी लाल धारी वाले मृत भांड ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये भी अगर कुछ विशेषताएं आप देखेंगे, पहली विशेषता गहरे भूरे रूपरेखा चित्रों में जो मोटी तथा गहरी लाल धारियां बनाई गई थी ऐसे मृत भांड हमको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा दूसरी विशेषता यह है कि लाल रंग से जो चित्रित किए गए हैं वो हल्के भूरे मृत भांड है और ये बहुत फाइन बने हुए हैं। और इसके अलावा बगैर धारी वाले खरोचे गए मृत भांड है जिनमें धारियां नहीं बनी है और खरोचे गए हैं, वो वाले मृत भांड है। और इसके अलावा गहरी और मोटी लाल धारी वाले बर्तन देखने को आपको मिलते हैं जिनका जो पेंदा है वो गोल है। तो इस तरह से ये जो गोल पेंदा है वो हड़प्पा के पहले जो आपने सोती संस्कृति देखी होगी, सोती संस्कृति में भी नीचे गोल आधार वाले बर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये समरूपता कायथा संस्कृति की वो हड़प्पा पूर्व सोती संस्कृति के समान है। तो ये तो कुछ विशेषताएं हमारी कायथा संस्कृति की हैं, जिसमें आप ये देखेंगे ये कायथा संस्कृति में जिसमें पेंदा गोल होता है। तो ये और सोती संस्कृति लगभग समानांतर विशेषताओं की संस्कृतियां हैं। तो यहां तक हम लोगों ने एक जनरल आइडिया लिया कि भाई इस काल में जो कैलकोलिथिक एज की संस्कृतियां हैं उनके सामान्य फीचर्स क्या हैं। एग्जाम में इससे ज्यादा और नहीं पूछ सकते हैं। अच्छा पूछ सकते तो बहुत कुछ है लेकिन जनरली पूछते नहीं है। अब ये तो हो गए अधिकांशतः जो फोकस किए जाते हैं। इसके अलावा भी कभी कभी कैलकोलिथिक एज में ही कुछ छोटी संस्कृतियां जैसे रंगपुर है, प्रभास है और सावलदा संस्कृति, इनके भी नाम पूछ लिए जाते हैं कि संस्कृतियां कैलकोलिथिक एज की हैं कि नहीं। तो ये भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इन चार संस्कृतियों के अलावा भी 2-3 संस्कृतियां हैं जो हमारी कैलकोलिथिक एज में ही आती हैं। इसमें एक रंगपुर संस्कृति है, प्रभास संस्कृति और सावल्द संस्कृति है। इन तीनों संस्कृतियों के कालखंड सामने लिखे हुए हैं। रंगपुर संस्कृति 1700 से लेकर 1400 बीसी के बीच में पाई जाती है, 1700 बीसी टू 1400 बीसी। प्रभास संस्कृति का जो एक पीरियड है वो 2000 बीसी से लेकर 1200 बीसी के बीच में है। और जो सावल्दा संस्कृति है वो 2300 से लेकर 2000 बीसी के आसपास देखने को मिलती है। अब इनमें अगर हम आपको मैप पे दिखाना चाहें तो ये संस्कृतियां आपको मैप पर कैसे दिखेंगी, तो इसके लिए एक छोटा सा जो मैप है आप ये देखिए। ये तीनों संस्कृतियां आप गुजरात के आसपास देखेंगे तो आपको गुजरात के आसपास ये तीनों संस्कृतियां विकसित मिलेंगी। मैं थोड़ा सा आपको लेट मी पॉइंट आउट। देखिए ये संस्कृति है रंगपुर की, ये है प्रभास की, और ये संस्कृति है रंगपुर की, प्रभास की, और यही सावल्दा संस्कृति की। मैं इसको दूसरे वाले मैप में क्लियर कर देता हूं। इसमें देखिए आपको यहां ज्यादा साफ दिख रहा होगा, ये रंगपुर संस्कृति है, ये प्रभास संस्कृति है और ये सावल्दा संस्कृति है। दिस इज, तो ये जो संस्कृतियां हैं तीनों ये लगभग गुजरात के ही पूरे टेरिटरी में देखने को आपको मिल रही है। इसके अलावा अगर आप विशेषताओं की बात करेंगे तो ये जो दोनों संस्कृतियां हैं वो हड़प्पा की संस्कृति से ही डेराइव्ड हैं, वहीं से निकली हैं। और रंगपुर और प्रभास संस्कृतियों की बात करें तो उनकी सम्मिलित जो विशेषता है वो चमकदार बर्तन है। चमकदार लाल बर्तन इन दो सभ्यताओं की विशेषताएं कौन कौन सी, रंगपुर और प्रभास संस्कृतियों की। इसके अलावा अगर हम लोग सावल्दा संस्कृति की बात करते हैं तो सावल्दा संस्कृति भी अपने बर्तनों के नाम से जानी जाती है, जिसे कहते हैं सावल्दा वेयर। सावल्दा वेयर इस संस्कृति की अपनी मूल विशेषता है। ठीक है, मेन फीचर इज सावल्दा
भैया। इनके व्रत भांडों की विशेषता क्या है? काले जो रंग हैं उनसे चिड़िया, जानवर और मछली के चित्र बनाए जाते थे, और इनमें जो रंगों का प्रयोग होता था ये भूरे, काले और चॉकलेटी रंग के बर्तन होते थे। बेहतरीन बर्तन बनाए जाते थे। ये पॉटरी अपने लिए फेमस है। तो ये जो हम लोगों ने अभी कैलकोलिथिक एज की कुछ बड़ी साइट्स और कुछ छोटी साइट्स पढ़े, तो कुल मिलाकर ये ताम्रपाषाण कालीन अवस्था का एक पूरा लेआउट है। हालांकि ताम्रपाषाण कालीन अवस्था या आद्य ऐतिहासिक काल को थोड़े संदर्भ में पढ़ा के भी खत्म किया जा सकता था, लेकिन जैसे यूपीएससी का अब नेचर होता जा रहा है, यूपीएससी बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रही है, वो बहुत रेयर फैक्ट्स की तरफ जा रही है, वो ऐसे फैक्ट्स पूछ रही है जो उसने पहले ना पूछे हों। लगातार हर वर्ष एग्जाम होते हैं, तो ऐसे में नए नए प्रश्नों की खोज में यूपीएससी उन अनफोल्डेड हिस्ट्री की तरफ भी जा रही है जो कभी आपने पढ़ी नहीं। तो इसलिए जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पर आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। तो उसी क्रम में आपने जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों को पढ़ा है, तो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री को मिजाज से पढ़ने की जरूरत है। हिस्ट्री को बहुत सिंसियरली आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ में ना आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।